हेलो एवरीवन, माय नेम इज मयंक सिंह एंड आप देख रहे हैं कॉमर्स एंड फन, जहां पे टीचर आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। 11th क्लास का मैं कहता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आगे आपके लिए यूज होता है। अब देखो जी, जो भी हमारा बिजनेस फाइनेंस है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। कौन से 3 पार्ट होते हैं भाई? ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। पीरियड के बेसिस पे इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। वैसे मैं समझा दूं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। देन उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप में डेप्ट और इक्विटी, ठीक है, अभी हम वो भी समझ लेंगे। एंड देन उसके बाद आता है सोर्सेज ऑफ जनरेशन, इंटरनल या एक्सटर्नल, मतलब बिजनेस के अंदर से ही पैसा आ रहा है या बिजनेस के बाहर से आ रहा है। तो एक एक करके सारे टाइप्स को समझना स्टार्ट करते हैं, जिनमें सबसे पहला हमारा आता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। अब पीरियड के बेसिस पे बात करी जाए शॉर्ट टर्म की, तो अप टू 1 ईयर, ठीक है। अगर 1 साल तक का कहानी है, 1 साल तक का हम कोई भी पैसा ले रहे हैं, तो उसे क्या बोला जाएगा? शॉर्ट टर्म बोला जाएगा। देन उसके बाद आता है मीडियम टर्म, ठीक है, अप टू 5 ईयर्स, अप टू 5 ईयर्स, ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है? मीडियम टर्म्स बोला जाता है। एंड देन उसके बाद लॉन्ग टर्म आता है, तो मोर देन 5 ईयर्स, ठीक है। सिंपल सी कहानी है, 5 साल से ऊपर, 5 ईयर प्लस, ठीक है, ये इसकी सिंपल सी कहानी होती है। इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इनको पीरियड के बेसिस पे जो भी हमारे फाइनेंसेस होते हैं उनको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, सबसे पहला है लेस देन 1 ईयर, ठीक है, जिसपे हमने डिस्कशन पहले ही कर लिया है। लेस देन 1 ईयर में क्या कहता है? 1 साल तक। अब इसमें कई सारी चीजें आ जाती हैं। कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं भाई? ट्रेड क्रेडिट्स, फैक्टरिंग, ठीक है, बैंक्स, ठीक है, कमर्शियल पेपर्स, ठीक है, ये जितने भी हैं, ठीक है, इनको हम आगे चल के वैसे डिस्कस करेंगे, एक एक का नाम डिस्कस करेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। बट ये सारे के सारे 1 साल से कम के लिए ही क्या होते हैं? यूजफुल होते हैं। देन उसके बाद आता है मीडियम टर्म्स। मीडियम टर्म्स में क्या होता है? बैंक लोन्स होते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स होते हैं, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, LIC, IDBI, ठीक है, इन सबसे लीज फाइनेंसिंग, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? कोई अपना सामान लीज पे रख दिया और बदले में उससे पैसा ले लिया, ठीक है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। एंड लॉन्ग टर्म में क्या आता है? जो 5 साल से ऊपर के पीरियड के होते हैं। इनमें क्या क्या चीजें आती हैं? इक्विटी शेयर्स, रिटेन अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और लोन फ्रॉम बैंक्स, ठीक है, ये सारे के सारे आ जाते हैं। तो ये हमारा पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। देन इसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप में आता है एक ऑनर्स फंड और दूसरा आता है बोरोड फंड। बोरोड फंड का मतलब क्या होता है? उधार लेना, बाहर किसी से लेना पैसा। और ऑनर्स फंड में 3 चीजें आती हैं बच्चे। क्या क्या 3 चीजें आती हैं? आओ देखते हैं कौन कौन सी 3 चीजें आती हैं। पहली चीज होती है इक्विटी शेयर, ठीक है, इक्विटी शेयर। सेकेंड होता है प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर। एंड थर्ड नंबर पे आता है, ठीक है, हमारा रिटेन अर्निंग। रिटेन प्रॉफिट भी बोलते हैं, कई लोग रिटेन अर्निंग भी बोलते हैं। दोनों का मतलब क्या होता है बच्चे? सेम होता है। अच्छा, ये जो ऑनर्स फंड है इसको कई बार ना इक्विटी बोला जाता है, ठीक है। कहीं ऑनर्स फंड ना लिखा है तो उसकी जगह इक्विटी भी लिखा जा सकता है। तो इक्विटी शेयर से कंफ्यूज मत हो जाना। अगर सिर्फ इक्विटी लिखा है दैट मींस ऑनर्स फंड की बात हो रही है। और इसी का उल्टा, अगर बोरोड फंड्स लिखा है तो उसे डेप्ट भी बोला जाता है, ठीक है। कई लोग बोलेंगे डेट बोलो, डेट बोलो, मैं तो डेप्ट ही बोलूंगा, मेरी प्रोनाउंसिएशन यही है, ठीक है, जोक्स अपार्ट, ठीक है, इसे डेट भी बोला जाता है। तो ये क्या है? इनकी क्लासिफिकेशन है। अब एक एक करके सबके बारे में हम समझना स्टार्ट करेंगे। वही मैंने फिर से डिस्कस कर लिया। ऑनर्स फंड, ऑनर्स फंड को हम किस नाम से जानेंगे बच्चे? इक्विटी के नाम से भी जानेंगे। ऑनर्स फंड को हम इक्विटी बोलते हैं, ठीक है। अगर कहीं इक्विटी लिखा है दैट मींस समझ जाओ कि ऑनर्स फंड की बात है। अब इसमें 3 चीजें आती हैं। एक तो इक्विटी शेयर्स होता है। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर्स यहां पे मेंशन नहीं किया है, मैं लिख देता हूं। प्रेफरेंस शेयर्स की भी बात हो रही है और रिटेन अर्निंग हमने डिस्कस कर ही लिया है। बोरोइंग्स में आ जाता है डिबेंचर्स, बैंक लोन, मतलब जो उधार वाला केस है, ठीक है, जहां भी मैं बिजनेस से बाहर से उधार ले रहा हूं वो सारा का सारा इसमें आ जाएगा। अब बात करी जाए, ठीक है, ऑनर्स फंड और बोरोड फंड के बीच में डिफरेंस क्या होता है? क्या डिफरेंस होता है भाई? ठीक है, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं इनके बीच में डिफरेंस। देन उसके बाद हम आगे मूव करेंगे, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, इन सब के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ऑनर्स फंड की बात करी जाए, सबसे पहला जो हमारा बेसिस है डिफरेंस का वो क्या है बच्चे? इन्वेस्टर। इनमें इन्वेस्टर कौन होता है? तो भाई इनमें जो भी इन्वेस्टर होता है, ठीक है, इन्वेस्टेड बाय ऑनर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के मालिक ही पैसा क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। वेयरएज यहां पे आउटसाइडर्स पैसा क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट, टाइप की बात करी जाए तो ये क्या है? परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है। भाई साहब एक बार आ गया बिजनेस में पैसा, अब हमारा है, हमारा मन करेगा वापस करेंगे, नहीं मन करेगा नहीं, ठीक है। अपने ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन ये पैसा परमानेंट नहीं है भाई साहब, उधार लिया है पैसा, वापस तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, बिना करे तो काम नहीं चलेगा। सिक्योरिटी की बात करी जाए तो भाई ये इसमें कोई सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी सामान अपने को कोलेटरल रखने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा ना, लोन लेने जाते हैं तो कुछ एसेट रखवाते हैं, वो यहां पे कोई एसेट रखवाने की जरूरत नहीं है। वेयर एज यहां पे क्या होता है? सिक्योरिटी रिक्वायर्ड होती है। बात करी जाए रिटर्न की तो इस पे कोई भी रिटर्न, ठीक है, पेड नहीं होता है शेयर्स में। अच्छा, बट एक कहानी है कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स की बात करी जाए,
ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स पे आपको क्या मिल जाता है, रिटर्न मिल जाता है, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न, बट इक्विटी शेयर्स और रिटेन अर्निंग में नहीं मिलता। तो आप काइंड ऑफ कह सकते हो कि कोई भी नो फिक्स पेड रिटर्न यहां पे ऑफर नहीं करा जाता, वेयर एज यहां पे क्या करा जाता है भाई साहब, पेड रिटर्न ऑफर किया जाता है। अच्छा, आपको पता है जो प्रेफरेंस शेयर्स है उस पर अगर बोल दिया है कि 12% का आपको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, आगे चल के हम प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में और भी ज्यादा डिस्कस करेंगे, बट उस पर लिखा है कि 12% क्या होगा, आपको डिविडेंड मिलेगा। तो कंपनी को भाई साहब 12% डिविडेंड साल में देना पड़ेगा, मतलब 100 रुपए के अगर प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो कंपनी को साल के लास्ट में 12 रुपए देने ही पड़ेंगे। अच्छा, कंपनी चाहे तो इसको 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक इग्नोर कर सकती है, बट तीसरे साल में उसे जबरदस्ती क्या करना पड़ेगा, पैसा वापस करना पड़ेगा। तो उसी के बेसिस पे कहा जाता है कि इसमें कोई रिटर्न पेड नहीं करा जाता। अगर कंपनी पे कर दे, कंपनी की अच्छाई है, नहीं पे करे तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन भाई साहब यहां पे रिटर्न पे करा जाता है, यहां पे ब्याज दिया जाता है, कंपलसरी है। कंट्रोल की बात करी जाए तो यहां पे बिजनेस में आपको कंट्रोल मिलता है भाई साहब। आप जब शेयर्स लेते हो ना तो आपको शेयर्स के कंट्रोल मिल जाता है, आप वोटिंग राइट्स ले सकते हो। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, सॉरी फर्स्ट कह रहा हूं, सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चुनाव लड़ सकते हो, वोटिंग कर सकते हो, ठीक है, अपने डिसीजंस वहां पे राय दे सकते हो। तो ये सारा कंट्रोल क्या हो जाता है, इक्विटी शेयर में आपको मिलता है, ऑनर्स फंड में, बट यहां पे ऐसा कोई कंट्रोल नहीं मिलता। बात करी जाए रिस्क की तो भाई ये थोड़ा सा रिस्क इसमें ज्यादा रहता है। मान लो कंपनी डूब गई तो पैसा चला गया, तो इसीलिए इसको बोला जाता है रिस्क कैपिटल। जबकि यहां पे रिस्क क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। अगर मान लो मेरा पैसा बंदा नहीं दे रहा है, मेरा लोन का अमाउंट नहीं दे रहा है, इंटरेस्ट नहीं पे कर रहा, सीधा जाओ कोर्ट में केस करो, बिजनेस बंद कराओ, ठीक है, उसके एसेट्स बिकवा के उससे पैसा क्या कर लो, रिटर्न कर लो। तो यहां पे क्या होता है, गारंटी रहती है, अपने को ब्याज भी मिलता है और क्या कहते हैं अपना प्रिंसिपल भी, ठीक है, इंटरेस्ट भी मिलता है और साथ में प्रिंसिपल भी। बट यहां पे क्या है, यहां पे कोई गारंटी नहीं है, दोनों की ही गारंटी नहीं है, ब्याज भी कंफर्म नहीं है और क्या कहते हैं, ब्याज कह रहा हूं, जो डिविडेंड होता है वो भी कंफर्म नहीं है और जो हमने पैसा इन्वेस्ट करा वो भी कंफर्म नहीं है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो मिल जाएगा, नहीं अच्छा परफॉर्म कर रही है तो नहीं मिलेगा। अच्छा, बात करी जाए आगे। अब तीसरा जो बेसिस है क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन का, वो है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब बिजनेस से बाहर के लोग और इंटरनल मतलब बिजनेस के अंदर के लोग। आओ देखते हैं एक एक करके, ठीक है। अब इंटरनल में अगेन वही दो चीजें आएंगी, इक्विटी शेयर कैपिटल और क्या कहते हैं रिटेन अर्निंग, साथ में प्रेफरेंस को भी चाहो तो ऐड कर सकते हो। नहीं सॉरी, प्रेफरेंस को तो आउटसाइडर ही ट्रीट करा जाता है, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया। प्रेफरेंस को ना आउटसाइडर ही ट्रीट करा जाता है, क्यों, क्योंकि उनको पैसा देके निपटाया जाता है। तो ये दोनों लोग इंटरनल में आ जाते हैं। वहां बात करी जाए एक्सटर्नल में तो जितने भी लोग हैं जिनको पैसा मैं वापस करता हूं, ठीक है, जो बिजनेस का पार्ट नहीं है, उन सबको एक्सटर्नल में ट्रीट करा जाता है। लगभग इन सबका ही हमने नाम इससे पहले सुन रखा है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक बार इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में ना थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, फिर अपने को ना प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो आओ देखते हैं, सबसे पहले मीनिंग की बात करी जाए तो कहता है रेफर्स टू फंड जनरेटेड विद इन द बिजनेस। भाई बिजनेस के अंदर से ही पैसा जनरेट कर दिया गया। दो तरीके थे अपने पास, एक तो इक्विटी शेयर्स मतलब मालिकों ने ही पैसा दे दिया, और दूसरा क्या है हमारा रिटेन अर्निंग, मतलब जो प्रॉफिट आया था उस प्रॉफिट को हमने थोड़ा सा साइड कर लिया था, वो प्रॉफिट क्या कहलाता है, रिटेन अर्निंग। जबकि यहां पे बात करी जाए तो भाई बिजनेस के बाहर के लोगों से क्या करा गया, पैसा जनरेट करा गया। कंट्रोल की बात करी जाए तो इनका पूरा मैनेजमेंट पे कंट्रोल होता है, भाई बिजनेस पे कंट्रोल होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स ही तो हैं, लेकिन इनकी बात करी जाए इनका कोई बिजनेस पे कंट्रोल नहीं है। बात करी जाए एक्सटेंट ऑफ फंडिंग की तो कैन बी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग लिमिटेड नीड्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की छोटी मोटी नीड्स के लिए, ठीक है, लिमिटेड नीड्स के लिए ये जरूरी होते हैं। जबकि कैन बी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग लार्ज फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की जो बड़ी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, बिजनेस को ग्रो करना है, तो उस केस में इसकी जरूरत पड़ती है। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब फ्यूचर में पे करना है या नहीं करना है, उस चीज को ऑब्लिगेशन बोला जाता है। तो यहां पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है भाई कि इंटरेस्ट पे करना है, डिविडेंड पे करना है, ठीक है, हुआ डिविडेंड दे देंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को, नहीं हुआ नहीं देंगे, सिंपल सी कहानी है। बट यहां पे भाई साहब पे करना है, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर वालों को भी फिक्स अमाउंट पे करना है, इंटरेस्ट वालों को भी फिक्स अमाउंट पे करना है, ठीक है। तो हर बंदे को क्या करना पड़ेगा, अपने को फिक्स अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो यहां पे ऑब्लिगेशन रहती है। इसी के साथ हम आगे मूव करते हैं। अब बात करी जाए फाइनेंस राइज करने के अलग अलग तरीके क्या होते हैं, तो भाई पहला तरीका होता है हमारे पास इशू शेयर्स। शेयर्स इशू करके पैसा इकट्ठा कर लिया जाए, ठीक है। अगर मुझे पैसों की जरूरत है, शेयर इशू करूंगा, पैसा आ जाएगा, पैसा ही पैसा, जीवन का आनंद। लेकिन कहानी है कि जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो हमारे पास दो टाइप के शेयर्स आते हैं, एक तो होता है इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। चलो यहीं पे पहले समझ लेते हैं कि इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के क्या क्या कहानियां हैं, क्या इनकी डिफरेंसेस है, ठीक है। वैसे मैंने इस पे एक रील बनाई थी, एक शॉर्ट बनाया था, अगर आपने देखा हो अच्छी बात है, नहीं देखा हो मैं दोबारा समझा देता हूं। सिंपल सी कहानी देखो, प्रेफरेंस शेयर नाम से ही समझ में आ जा रहा है, प्रेफरेंस मतलब इनको क्या दी जाएगी, ऑलवेज प्रेफरेंस दी जाएगी। जब भी प्रॉफिट आएगा सबसे पहले इनको डिविडेंड दिया जाएगा, प्लस इनका डिविडेंड फिक्स रहता है, 12% लिखा है तो 12% मिलेगा ही मिलेगा, 11 नहीं कर सकते,
भाई साहब 12% देना ही पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी डिविडेंड आया, मान लो एग्जांपल के लिए सारा खर्चा करने के बाद अपने पास 100 रुपए का क्या आया, डिविडेंड आया, तो वो 100 रुपए में से सबसे पहली पेमेंट ऑब्वियसली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को होगी। अब इनका जितना भी अमाउंट हो, मान लो 100 का 100 इन्हीं का अमाउंट है, तो सारा पैसा इन्हीं को चला जाएगा। इक्विटी शेयर को उस केस में क्या मिलेगा, 0। प्लस अगर कंपनी कभी बंद हो रही है, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी हो रही है, कंपनी बंद हो रही है, तो जो कैपिटल की रीपेमेंट है वो भी पहले इन्हीं भाई साहब को करी जाएगी। देख रहे हो कितना फायदा है। प्लस फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिल ही रहा है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को भाई सब कुछ लास्ट में मिलता है। मतलब ये है ना, वो परिवार का सबसे क्या कहते हैं, जिसके साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी करी गई है, वो वाला बच्चा है भाई। जब डिविडेंड मिलेगा तब भी सबसे लास्ट में मिलेगा बेचारे को। प्लस जब क्या कहते हैं कंपनी वाइंडिंग अप हो रही होगी, ठीक है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल हो रही होगी, उस केस में भी बेचारे को सबसे लास्ट में पैसा मिलेगा। या और क्या कहते हैं साथ में इनको तो क्या मिल रहा है भाई साहब, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, 12% मिल ही रहा है। इनका कुछ फिक्स नहीं है भाई, प्रॉफिट हुआ तो बहुत ज्यादा, नहीं हुआ तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, वो वाला हिसाब होता है। बट कहानी आती है मेन, अभी तक तो क्या हो रहा था, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फायदे मिल रहे थे, अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कुछ नुकसान मिलते हैं। क्या नुकसान मिलते हैं भाई, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, जबकि ये भाई साहब कर सकते हैं। इनको कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलता, भाई साहब को मिलता है। ठीक है, प्लस ये तो एक लिमिटेड 12% तक ही है ना। प्रॉफिट अगर आया, मान लो 1 लाख प्रॉफिट आ गया, तो उसका 12% 12,000 चले गए, लेकिन बाकी का बचा हुआ, ठीक है, बाकी का बचा हुआ जो पैसा है, वो पैसा किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स में। तो इसीलिए इनकी कॉस्ट क्या होती है, ज्यादा होती है। ये थोड़े महंगे होते हैं और ये क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। तो मैंने बेसिक तरीके से आपको इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब समझा दिया है। इन्हीं चीजों को दिमाग में रख के हम आगे मूव करेंगे। तो सबसे पहला आता है इक्विटी शेयर। जो मालिक होता है एक्चुअल में, ठीक है, जो बिजनेस का मालिक होता है, उसी को क्या बोला जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स बोला जाता है। तो कह रहा है इक्विटी शेयर होल्डर्स रिप्रेजेंट द ओनरशिप, ठीक है, ऑफ कंपनी। दे हैव द राइट टू वोट एंड राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। इनके पास वोटिंग राइट भी है, किसी को चुनना है तो या कोई डिसीजन लेना है तो वोट ये कर सकते हैं, एंड साथ में ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान है। हर चीज के यार तुम्हें पता है, ये कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। वैसे मैंने सब कुछ समझा रखा है। ठीक है, सबसे पहले फायदे की बात करी जाए तो ये क्या है, परमानेंट कैपिटल है। हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो ये क्या है, परमानेंट कैपिटल है। भैया अपने को पैसा वापस करने की टेंशन नहीं है, ठीक है, उधार की तरफ पैसा वापस करने की टेंशन नहीं है। पे करना है, ठीक है, जब देखा जाएगा रिटर्न अगर आ रहा होगा बिजनेस में पे कर देंगे, नहीं आ रहा रिटर्न छोड़ देंगे। नो चार्ज ऑन एसेट, ठीक है, मुझे कोई कोलेटरल रखने की जरूरत नहीं है, मेरे एसेट्स पे कोई खतरा नहीं है। देन उसके बाद आता है हाई रिटर्न। अगर बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट बनाता है तो अपने को रिटर्न भी क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। कंट्रोल की बात करी जाए, आप बिजनेस पे क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो अगर आपके पास आता है। नो बर्डन ऑन कंपनी, ठीक है, पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है, डिविडेंड इज नॉट कंपलसरी, ये कंपलसरी नहीं है। अच्छा, यही चीज क्या हो जाएगी, इसमें लिमिटेशन बन जाएगी प्रेफरेंस शेयर्स के केस में। क्यों, क्योंकि उन्हें कंपलसरी डिविडेंड की पेमेंट करनी ही पड़ेगी। अच्छा, सिर्फ फायदे ही नहीं है भाई, नुकसान भी है। हर चीज अपने साथ क्या लाती है, कुछ फायदे लाती है, कुछ नुकसान। सूर्य में हमें फायदे दिखते हैं, बाद में हमें पता लगता है, जब उसके साथ हम रहते हैं तब हमें पता लगता है कि इसके कुछ नुकसान है, लेकिन यहां पे आपको पहले ही पता लग जा रहा है। देख रहे हो कितनी सही चीज है बीएसटी में। चलो, सबसे पहली चीज रिस्क। भाई साहब मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, कंपनी डूब गई, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलनी है यहां पे। तो यहां पे क्या देखने को मिलता है, अपने को रिस्क देखने को मिलता है। दूसरी चीज हाई कॉस्ट, भाई महंगा है, मैंने बताया था ना ये थोड़ा महंगा होता है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर सस्ते होते हैं, ये क्या होते हैं, महंगे। देन उसके बाद डिले, जब इसको इशू करते हैं ना, इसका प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। कई बार हम कोशिश करते हैं कि हमें शेयर मिल जाए, नहीं मिलता है। तो ये जो चीज है इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा डिले देखने को मिलता है। और ये क्या कह रहा है, इशू डिपेंड्स ऑन शेयर मार्केट कंडीशन। अच्छा, शेयर मार्केट में ना दो टाइप की कंडीशन होती है, आओ मैं समझा देता हूं। एक होती है बूम की कंडीशन, मतलब उस टाइम शेयर मार्केट बढ़ा हुआ होता है, हर शेयर की वैल्यू बढ़ी हुई होती है, तो कंपनी चाहती है ना कि इसी टाइम पे क्या करा जाए, शेयर इशू करा जाए। क्यों, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो एक शेयर की वैल्यू कंपनी की 1,000 रुपए चल रही है, कंपनी को 1 लाख रुपए इकट्ठा करने हैं। ठीक है, कितने रुपए इकट्ठा करने भाई साहब, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए के लिए कंपनी को कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे भाई, मात्र, ये भी कट, ठीक है, मात्र कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, 100 शेयर। इसी का उल्टा, ठीक है, इसी का उल्टा, अगर कंपनी रिसेशन में चल रही है, किसमें चल रही है भाई साहब, रिसेशन में, रिसेशन में चल रही है, उस केस में एक शेयर की जो वैल्यू है वो है मात्र 10 रुपए। कितने रुपए, 10 रुपए। अब मुझे 1 लाख रुपए इकट्ठा करने हैं यहां पे, तो कितनी शेयर्स मुझे इशू करने पड़ेंगे भाई साहब, 10 रुपए में ही। ध्यान से देखो कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, 10,000। ये तो भूल जाता है,
तो कंपनी क्या रहती है, जब भी रिसेशन चल रहा होता है उस टाइम रुकी रहती है, कहती है अभी नहीं इशू करेंगे, अभी नहीं। जैसे ही कंपनी बूम में पहुंचती है, शेयर मार्केट ऊपर होता है, कंपनी कहती है अब इशू करो, अब पैसा इकट्ठा करो। तो देख रहे हो यहां पे मात्र 100 शेयर्स इशू करने पड़ रहे हैं, और इसी में यहां पे क्या करने पड़ रहे हैं, 100 गुना ज्यादा, 10,000 शेयर्स इशू करने पड़ रहे हैं। तो इस चीज को क्या बोला जाता है बच्चे, इशू डिपेंड्स ऑन शेयर मार्केट कंडीशन। अगर शेयर मार्केट कंडीशन अच्छी रहेगी शेयर्स इशू करेंगे, नहीं रहेगी नहीं करेंगे, सिंपल। ठीक है, देन इसके बाद हम मूव करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स पे। प्रेफरेंस शेयर्स इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही है, बट आप सोचो कि मालिक बन जाओ और वो सारी चीजें, तो वो इसमें नहीं आती। तो कह रहा है प्रेफरेंस शेयर्स आर कंसीडर्ड सेफर इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में सेफर माना जाता है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स। दे रिसीव डिविडेंड एट फिक्स रेट। ठीक है, फिक्स रेट से इन्हें डिविडेंड मिलता है, मैंने बताया था 12% बोल दिया, 12% मिलेगा ही मिलेगा, 8% बोल दिया मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर लाइक क्रेडिटर हैं। ठीक है, दे हैव नो वोटिंग राइट, भाई साहब कोई वोटिंग राइट नहीं है, बस वही फायदे हैं दो कि प्रेफरेंस क्या मिलती है इनको, डिविडेंड की, और उन सारी केसेस में क्या मिलती है इनको, प्रेफरेंस मिलती है। अब ध्यान से देखो, कुछ टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, जिनमें सबसे पहला होता है क्यूमुलेटिव शेयर्स, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें क्या होता है, आपको 3 साल के लिए इशू करा जाएगा। ठीक है, मान लो 3 इयर्स के लिए क्या करा गया, आपको 100 रुपए का एक प्रेफरेंस शेयर्स इशू करा गया और बोला गया कि इस पे रिटर्न आपको कितना मिलेगा, 12%। तो यहां पे क्या होगा, फर्स्ट ईयर में आपको जो रिटर्न मिलेगा वो कितना मिलेगा, 12 रुपए। ठीक है, प्लस आपका 100 रुपए चल ही रहा था प्रिंसिपल। सेकेंड ईयर में आपको क्या मिलेगा, फिर से 12 रुपए मिलेंगे, प्लस आपका 100 रुपए जो चल रहा था वो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो 100 रुपए को नहीं लिख रहा मैं, 12 रुपए ही लिख रहा हूं। एंड सबसे लास्ट में थर्ड ईयर में फिर से आपको क्या मिलेंगे बच्चे, 12 रुपए मिलेंगे, और 100 रुपए तो अपना प्रिंसिपल चल ही रहा था। साल के लास्ट में, तीनों साल के लास्ट में आपको 12, 12, 24, 36 प्लस 100 रुपए आपका जो प्रिंसिपल है, तीनों मिला के मतलब 136 रुपीज 3 साल के बाद क्या होंगे, मिलेंगे। मतलब हर साल आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, क्यूमुलेटिवली उसकी वैल्यू जुड़ती रहेगी और 3 साल के बाद आपको रिटर्न मिलेगा। अब ये 5 साल के लिए भी होता है, 2 साल के लिए भी होता है। तो इस टाइप के डिविडेंड को क्या बोला जाता है बच्चे, क्यूमुलेटिव। और नॉन क्यूमुलेटिव मतलब हर साल मिलेगा, पहले साल ही आपको क्या मिल जाएगा, 12 रुपए मिल जाएंगे, दूसरे साल फिर 12 रुपए मिल जाएंगे, तीसरे साल फिर 12 रुपए मिल जाएंगे। तो ये क्या बन जाता है, नॉन क्यूमुलेटिव। देन उसके बाद आता है पार्टिसिपेटिंग शेयर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, विच एंजॉय अ पार्टिसिपेटिंग राइट इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, रिटेन अर्निंग बचती है ना बेटा। ठीक है, कुछ हमारी रिटेन अर्निंग बचती है, मान लो एग्जांपल के लिए 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, हमने क्या करा, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की पेमेंट करी 20 रुपए। फिर हमने कहा कि इसमें से ना कुछ पैसा क्या कर लेते हैं, रिटेन अर्निंग के रूप में। ठीक है, रिटेन अर्निंग के रूप में, मैंने कुछ गलत लिख दिया यहां पे, सॉरी। ठीक है, 20 रुपए ये हो गया। मैंने कहा कि कुछ रिटेन अर्निंग के रूप में ये जो 80 रुपए बचे हैं, इसमें से कुछ रिटेन अर्निंग क्या कर लेते हैं, हम साइड कर लेते हैं। बोले तो 30 रुपए साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो इस 30 रुपए को क्या होता है, और बचा हुआ पैसा कितना है, ठीक है, अब 30 रुपए साइड कर लिए, 50 रुपए बचे, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या कर दिया हमने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो ये जो 30 रुपए बचा हुआ है, इस पे एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का राइट होगा या नहीं होगा, वो भी क्या होता है, वो टाइप के क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स इशू होते हैं कि बाकी जो बचा हुआ प्रॉफिट है उस पर प्रेफरेंस शेयर्स का हक होगा या नहीं होगा। तो अगर पार्टिसिपेटिंग है तो उनका हक होगा, अगर नॉन पार्टिसिपेटिंग है तो उनका हक नहीं होगा, सिंपल सी कहानी है। देन उसके बाद आता है कन्वर्टेबल। कई सारे प्रेफरेंस शेयर्स को क्या करा जाता है, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मान लो 3 साल के लिए है, 3 साल तक आपको हम प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेंगे, देन उसके बाद उसको क्या कर देंगे, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो इन्हें बोला जाता है कन्वर्टेबल। एंड उसी का उल्टा नॉन कन्वर्टेबल, मतलब उनको इशू नहीं करा जाएगा, रीपे करके सीधा क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो ये टाइप ऑफ क्या थे, हमारे प्रेफरेंस शेयर्स थे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब इसके भी कुछ फायदे हैं और साथ में कुछ नुकसान होंगे। आओ फायदे देखते हैं। पैसा, पहला इन्वेस्टमेंट सेफ है भाई साहब, पैसा मिलना ही मिलना है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की तरह नहीं कि डूब जाएगा, पैसा मिलेगा। नो चार्ज ऑन एसेट। ठीक है, द कंपनी डज नॉट नीड टू मॉर्टेज इट्स एसेट फॉर इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने के लिए उसको अपने एसेट्स को एज अ सिक्योरिटी नहीं रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे लोन लेने के लिए मुझे कोलेटरल रखनी पड़ती है, अपनी एसेट्स रखनी पड़ती है, बट यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। कंट्रोल की बात करी जाए तो बैंक जो भी कंपनी है उसको अपने कंट्रोल्स नहीं देने पड़ते हैं भाई, इनको तो कंट्रोल मिलता ही नहीं ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो कंपनी का कंट्रोल क्या रहता है, सेफ रहता है, कंट्रोल अपने हाथ में ही है, कंपनी के हाथ में। बात करी जाए डिविडेंड की तो भाई साहब फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, तो फायदा है कस्टमर के लिए। अच्छा, कुछ दिक्कतें हैं। सबसे पहला क्या है, कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, अब मैं 12% इनको देने के बजाय सीधा डिबेंचर इशू कर दूं 10% पे, या लोन ले लूं, ठीक है, वो ज्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा और इजी भी रहेगा। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। प्लस नो टैक्स सेविंग। नो टैक्स सेविंग वाला पॉइंट बेटा दिमाग में रख लो, अभी मैं आगे जब टैक्स वाला पॉइंट सॉल्व करूंगा ना, वहां पे तुम्हें समझाऊंगा कि क्या टैक्स का कहानी होती है। देन उसके बाद
नॉट सुटेबल फॉर रिस्क टेकर। अगर मैं रिस्क टेकर हूं, मुझे बड़ा प्रॉफिट बनाना है, ज्यादा पैसे बनाने हैं, तो वहां पे मेरे लिए सुटेबल नहीं है भाई। 12% पे मेरी औकात क्या हो जाएगी, लिमिट तक रह जाएगी। बात करी जाए, एज डिविडेंड ऑन दीज शेयर्स इज टू बी पेड ओनली व्हेन द कंपनी अर्न प्रॉफिट। जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तभी डिविडेंड मिलता है। सो इन्वेस्टमेंट मे नॉट बी वेरी अट्रैक्टिव टू दीज, ठीक है, इसलिए इन्वेस्टमेंट उतनी भी सेफ नहीं है। अच्छा, वो कहानी है कि 3 साल तक आप डिले कर सकते हो, 3 साल के बाद फिर भी आपको पे करना होता है, तो कुछ हद तक तो सेफ है, बट उतना भी सेफ नहीं है। अब एक बार दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। वैसे तो मैंने शुरू में ही सारे डिफरेंस बता दिए थे। सबसे पहला डिविडेंड की बात करी जाए, तो सबसे पहले डिविडेंड किसको मिलता है भाई साहब, इनको मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले, और इन बेचारों को लास्ट में सबसे थक हार के डिविडेंड दिया जाता है। वोटिंग राइट की बात करी जाए, है भाई साहब इनके पास नहीं है, ठीक है। रिस्क की बात करी जाए तो रिस्क बियरिंग सिक्योरिटी है, बहुत ज्यादा रिस्क होता है। यहां पे रिस्क क्या होता है बेटा, कम होता है। रेट ऑफ रिटर्न की बात करी जाए तो ये फ्लक्चुएट होता रहता है, जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा रिटर्न बढ़ जाएगा, प्रॉफिट घटेगा रिटर्न घट जाएगा। इनकी बात करी जाए तो रेट ऑफ रिटर्न फिक्स है, 12% मिलना ही मिलना है, ठीक है। कंट्रोल की बात करी जाए तो भाई साहब इनको मैनेजमेंट में कंट्रोल दिया जाता है, इनको कंट्रोल नहीं दिया जाता। मोस्टली पॉइंट हमने कवर कर लिए थे। अब आता है हम सबका शेयर, डिबेंचर, ठीक है। कंपनी सबसे ज्यादा इसी से पैसा इकट्ठा करती है। क्या है डिबेंचर की कहानी भाई, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता था, पहले ऐसा डॉक्यूमेंट होता था जिसपे मेंशन हो जाता था कि भाई साहब हम 100 रुपए का आपको डिबेंचर इशू कर रहे हैं। 12th में इसके बारे में पढ़ोगे, इसकी अकाउंटिंग भी पढ़ोगे। 100 रुपए का डिबेंचर इशू कर रहे हैं जिसपे हम 10% का आपको क्या दे देंगे, ब्याज दे देंगे, और उस पर कंपनी की स्टैंप लग जाती थी, और लीगल डॉक्यूमेंट होता था उधार लेने का तरीका, ठीक है। तो ये डिबेंचर होता था। वही इसकी डेफिनेशन में कहता है कि डिबेंचर्स आर द इंपॉर्टेंट डेब्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर राइजिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ये कम टाइम के लिए नहीं होता था भाई साहब, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इससे इकट्ठा करा जाता था। डिबेंचर होल्डर्स गेट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है। इंटरेस्ट इज पेड आफ्टर 6 मंथ और 1 ईयर, ठीक है। ये दो टाइप के डिबेंचर आते हैं, एक तो 6 मंथ वाला आता है, मतलब हाफ ईयरली में पेमेंट आपको मिलती रहेगी, या 1 ईयर वाला आता है कि 1 साल बाद आपको पेमेंट मिलती रहेगी। दे आर लाइकली क्रेडिटर ऑफ कंपनी, ये कंपनी के क्रेडिटर हैं, उधार हैं, ठीक है, उधारदारी वाले लोग हैं। अब बात करी जाए, इनके भी कुछ टाइप होते हैं। क्या टाइप होते हैं आओ देखते हैं। सबसे पहला होता है सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिबेंचर। भाई इनके अगेंस्ट ना, ये इशू करने के अगेंस्ट ना कंपनी को क्या करना पड़ता है, अपनी एसेट्स रखनी पड़ती है। तो दे आर सिक्योर्ड अगेंस्ट सर्टेन एसेट ऑफ कंपनी, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, सिक्योर। अगर कंपनी इनकी रीपेमेंट नहीं कर पाती, एसेट को बेचा, काम खत्म। और अनसिक्योर्ड, भाई कंपनी को कोई भी एसेट रखने की जरूरत नहीं होती। देन उसके बाद आता है रजिस्टर्ड डिबेंचर, ठीक है। इसमें क्या होता है, द कंपनी हैज टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स। हर एक डिबेंचर होल्डर का मुझे नाम चाहिए। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैंने राहुल भाई साहब को, ठीक है, राहुल भाई साहब को एक डिबेंचर इशू किया था 100 रुपए का, और राहुल भाई साहब का मैंने रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया। अब जब इसकी मैच्योरिटी हो गई 5 साल बाद, तो राहुल भाई साहब जब आएंगे तो राहुल भाई साहब को ही ये पैसा मिलेगा। उनके बजाय कोई रोहन आ गया, कोई रोहित आ गया, कोई तरुण आ गया, या उनका छोटा भाई आ गया, तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। पैसा ऑलवेज किसको मिलेगा, राहुल भाई साहब को। इस चीज को क्या बोला जाता है बच्चे, रजिस्टर्ड डिबेंचर बोला जाता है। मतलब मुझे अपने डिबेंचर होल्डर का नाम पता लिखना पड़ेगा। इसी का उल्टा बैरियर डिबेंचर, बैरियर डिबेंचर में क्या होता है भाई साहब, इसमें रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। बस हमारे पास ये रिकॉर्ड रहता है कि भाई साहब मैंने इस साल 100 डिबेंचर इशू किए हैं। अब किसको इशू किए हैं ये नहीं पता, कोई भी आ जाए, ठीक है, जिसके पास वो डिबेंचर होंगे वो उसको मैं क्या कर दूंगा, पैसा पे कर दूंगा, चाहे वो रोहन हो, रोहित हो, कोई भी हो, ठीक है। तो इनको क्या बोला जाता है, बैरियर डिबेंचर बोला जाता है। देन उसके बाद आता है फर्स्ट हैंड डिबेंचर। फर्स्ट हैंड डिबेंचर की क्या कहानी होती है, दैट आर रीपेड बिफोर अदर डिबेंचर्स आर रीपेड, ठीक है। इनको ऑब्वियसली प्रायोरिटी दी जाती है, फर्स्ट हैंड, पहले ही इनको पेमेंट होगी। जैसे एग्जांपल के लिए 4 कैटेगरीज के मैंने डिबेंचर्स इशू करे हैं। कौन कौन से भाई, ए, बी और सी। ये फर्स्ट हैंड है, ये सेकंड हैंड है, और ये थर्ड हैंड है। तो सबसे पहले जो भी प्रॉफिट आएगा किसको निपटाया जाएगा, ए को, फिर उसके बाद किसको निपटाया जाएगा, बी को, फिर उसके बाद सी को। तो इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, फर्स्ट हैंड डिबेंचर्स बोला जाता है। और सेकंड हैंड में फर्स्ट वालों की पेमेंट करने के बाद आते हैं इनका नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके भी कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान है। भाई मैंने बताया है ना, हर चीज के फायदे और नुकसान है। तो क्या है फायदे भाई, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट इज सेफ। क्यों, क्योंकि अपने को मिलना ही है। दोनों चीजें सिक्योर होती हैं, प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट भी, और उतना पैसा अपने को मिलना ही मिलना है। प्लस कंट्रोल की बात करी जाए तो कंपनी को कंट्रोल नहीं देना होता, अपनी इक्विटी डाइल्यूट नहीं करनी होती, सामने वाला मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तीसरा, लेस कॉस्टली, थोड़ा सस्ता पड़ता है, ठीक है। मैंने बताया ना कि प्रेफरेंस शेयर से क्या है, सस्ता है। यहां पे आप टैक्स सेविंग कर सकते हो। ये टैक्स सेविंग वाला पॉइंट बेटे मैं एक साथ एक एग्जांपल लूंगा, न्यूमेरिकल एग्जांपल, वहां पे सारा सारा समझा दूंगा। लिमिटेशन की बात करी जाए तो फिक्स एब्लिगेशन, भाई साहब मुझे ब्याज 6 महीने में या 1 साल में पे करना ही करना है, ठीक है। अगर मैंने नहीं पे किया तो बंदा एक्शन ले सकता है।
अगला पॉइंट है चार्ज ऑन एसेट। इसके बजाय जब भी मैं डिबेंचर इशू करूंगा मुझे क्या करना पड़ेगा भाई साहब, उसके अगेंस्ट एसेट रखनी पड़ेगी, उसको सिक्योर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने रीपेमेंट नहीं करी तो वो एसेट्स मेरी क्या हो जाएंगी, बिक जाएंगी। और लास्ट क्या है, रिडक्शन इन क्रेडिबिलिटी। अगर कोई कंपनी बार 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 डिबेंचर लेती रहती है तो उसकी ना जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो कमजोर हो जाती है, ठीक है। लोगों को लगता है अरे यार ये तो भीख ही मांगता रहता है, मतलब भीख मतलब सॉरी भीख बोल दिया, उधार ही मांगता रहता है, वैसे उसे भीख मांगना ही बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चलो जी, अब डिवेंचर और शेयर में भी कुछ डिफरेंस आता है। क्या डिफरेंस आता है आओ देखते हैं। सबसे पहला नेचर, शेयर जो है वो कैपिटल का है, ठीक है, जबकि डिवेंचर की बात करी जाए तो ये क्या है, एक तरह का लोन है। रिटर्न की बात करी जाए तो इसके रिटर्न को डिविडेंड बोला जाता है, इसके रिटर्न को इंटरेस्ट बोला जाता है, ब्याज बोला जाता है। वोटिंग राइट की बात करी जाए भाई साहब, इनको वोटिंग राइट मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं मिलता, वो एक्सेप्शन है। जबकि इनकी बात करी जाए तो इनको कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलता। होल्डर की बात करी जाए तो इनको शेयर होल्डर बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है भाई साहब, क्रेडिटर। टाइप की बात करी जाए तो दे आर टू टाइप, कौन कौन से, प्रेफरेंस और इक्विटी। और ये क्या होते हैं, मोर देन टू टाइप, बहुत सारे टाइप के होते हैं, अभी हमने देखा था ना बहुत सारे, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट, फैक्ट्रीज, पता नहीं क्या क्या था। सिक्योरिटी की बात करी जाए तो ये सिक्योर नहीं होते हैं, ठीक है, इनके अगेंस्ट कोई एसेट नहीं रखी जाती, जबकि ये क्या होते हैं, सिक्योर होते हैं, ठीक है, इनके अगेंस्ट कोई भी एसेट रखी जाती है। तो ये इनके बीच में डिफरेंस था। देन उसके बाद आता है हम सबका एक छोटा सा, ठीक है, रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग वही है जो मम्मा, क्या होता है घर में जो भी पैसा आता है ना, मम्मा कुछ पैसा साइड में रख देती है गुल्लक में छुपा के, ठीक है, गुल्लक में नहीं मतलब अलमारी में छुपा के, या आटे के डिब्बे में छुपा के, वो पैसा क्या होता है, रिटेन अर्निंग होता है। अब रिटेन अर्निंग क्या है, साइड कर दिया जाता है कंपनी के बुरे टाइम के लिए या ग्रोथ के लिए, क्या करा जाता है, जो पैसा साइड करा जाता है उसे रिटेन अर्निंग बोला जाता है। अब यहां पे एक एग्जांपल दिया गया है कि भाई एक XYZ कंपनी है, ठीक है, मैं बता देता हूं इसकी कहानी, कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हुआ है, PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ना तो मैंने इंटरेस्ट टैक्स पे किया है ना मैंने टैक्स, वो कितना आ रहा है, 20% आ रहा है। कितना आ रहा है, 20%, ठीक है, जो कि 50 लाख का 20% बोले तो 10 लाख। अब सबसे पहले हम इस पे क्या करते हैं, इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट की पेमेंट। तो हमने 20 लाख रुपए का उधार ले रखा था जिसका 10% क्या था, ब्याज था, ठीक है। तो मैंने 2 लाख की क्या कर दी, इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी, 8 लाख रुपए बचे थे। अब PBT बचा है, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट तो निपट गया, अब क्या बचा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो मैं क्या करूंगा, टैक्स पे करूंगा 40%, जो कि टैक्स चल रहा है, कितना चल रहा है भाई, 40% टैक्स चल रहा है, मतलब 3,20,000 रुपए पे कर दिए, बचे कितने, 4,80,000। हमने क्या करा, इसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो 9% चल रहा था वो पे करा, ठीक है। वो कितना आया भाई, 9%। मेरी कैलकुलेशन सही हुई है या गलत हुई है, मुझे लग रहा है कुछ कैलकुलेशन गलत हुई है। 9% तो 90,000 होना चाहिए यहाँ पे। चलो इसको 8% कर देते हैं, कोई नहीं 8% कर देंगे, 8-9 से क्या हो रहा है, 80,000 हमने क्या कर दिए, पे कर दिए, 4 लाख रुपए बचे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर दिया 2 लाख, बाकी बचे कितने, 2 लाख। ये हमारे हो गए भाई साहब रिटेन अर्निंग। अब यहीं पे मैं एक चीज और समझाना चाहूंगा, ये तो रिटेन अर्निंग की कहानी थी जो भी थी वो मैंने समझा दी। अब ध्यान से देखना, एक और चीज यहां पे मुझे समझानी है। देखो मैं 2 एग्जांपल्स लेता हूं, एक तो ये जो चल रहा है ये चलेगा ही चलेगा, ठीक है। साथ में कैलकुलेशन में एक और कंपनी की ऐड कर देते हैं, हम बोल देते हैं कि भाई ये कंपनी ए है, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं ये कंपनी ए की कैलकुलेशन है और ये कंपनी बी की कैलकुलेशन ले लेते हैं। क्या कहानी है कंपनी बी की, आओ देखते हैं, ध्यान से देखना। कंपनी बी जो है, ठीक है, इसमें भी क्या हो रहा है, इसने ना, कंपनी बी ने ना कोई उधार नहीं लिया है। हम मान लेते हैं कि कंपनी बी ने कोई उधार नहीं लिया है, 50 लाख का 50 लाख पूरा क्या करा है, जो भी पैसा है वो क्या करा, अपने जेब से डाला है, ठीक है। और जो प्रॉफिट आया है वो अगेन 20% आया है, मतलब यहां पे भी प्रॉफिट जो आया होगा वो कितना आया होगा भाई साहब, 10 लाख आया होगा, 10 लाख प्रॉफिट आया है। अब इन्होंने कोई उधार नहीं लिया है, इन्होंने कोई उधार नहीं लिया है, तो इन्हें कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, मतलब इनका टैक्स जो आएगा वो क्या आएगा, नल आएगा, मतलब अभी भी प्रॉफिट मेरा 10 लाख बरकरार रहेगा। सिंपल सी कहानी, अभी भी मेरा प्रॉफिट क्या हो रहा है, 10 लाख बरकरार हो रहा है। अब मुझे 40% टैक्स पे करना है, 10 लाख का 40%, भाई साहब 4 लाख सीधा मैंने उठा के टैक्स पे कर दिया। देख रहे हो दिल कितना दर्द हो रहा है मेरा, ठीक है। पैसा कितना बचा, 6 लाख। इसी चीज को क्या बोला जाता है बेटा, टैक्स सेविंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टैक्स सेविंग। देखो पिछले वाले में मैंने उधार लिया था, क्या लिया था, उधार लिया था, तो मुझे 3,20,000 रुपए टैक्स भरना पड़ रहा था। इस बारी कितना भरना पड़ रहा है, 4 लाख रुपए, ठीक है। मतलब अगर मैं उधार लेता हूं, आपने सुना होगा ना, बहुत सारे बुजुर्ग लोग बोलते रहते हैं कि भाई गाड़ी लो, घर लो, कुछ भी लो, उधार ब्याज पे लो, ठीक है, उधार पे लो, लोन पे लो। क्यों, क्योंकि वहां पे आप टैक्स बेनिफिट ले लेते हो। जैसे देखो यहां पे मैंने उधार लिया था तो मेरे को 3,20,000 रुपए पे करने पड़े, यहां पे उधार नहीं लिया तो सरकार को फालतू का 4 लाख रुपए पे कर रहा हूं, 80,000 रुपए पहले से ज्यादा पे कर रहा हूं। बस इसी पॉइंट को बोला जाता है टैक्स सेविंग। पीछे मैंने तुम लोगों को छुड़वाए थे कई सारी जगहों पे। अब देखो जैसे डिबेंचर पे अपने को क्या मिल जाती है, टैक्स सेविंग। क्यों, क्योंकि डिबेंचर उधार है, पहले मुझे ब्याज भरना होता है फिर इंटरेस्ट चार्ज होता है, जबकि इसी का उल्टा, कहां गया,
हाँ, यहां पे देखो, जब हम इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स पे आते हैं तो वहां पे कोई भी टैक्स सेविंग नहीं होती, क्योंकि इनकी पेमेंट क्या होती है, टैक्स चार्ज होने के बाद होती है, तो इसे क्या बोला जाता है, टैक्स सेविंग। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमने कवर कर लिया जी, ये रिटेन अर्निंग भी हमने समझ ली और साथ में टैक्स सेविंग का पॉइंट भी समझ लिया। अब ध्यान से देखना, रिटेन अर्निंग के भी कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान है। पहला फायदा क्या भाई साहब, नो कॉस्ट, कोई खर्चा इन्वॉल्व ही नहीं, बिजनेस के अंदर का ही पैसा है, लगा दिया, ठीक है, कोई ब्याज व्याज देने की जरूरत, कोई डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है। नो चार्ज ऑन एसेट, मतलब कोई एसेट भी मुझे सिक्योर करने की जरूरत नहीं है। तीसरा, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, अगर मुझे बिजनेस को ग्रो करना है, बड़ा बनाना है, तो उस केस में ये क्या हो जाता है, मेरे लिए जरूरी हो जाता है। बात करी जाए अनसर्टेन सोर्स, ठीक है, कभी पैसा मम्मी के पास है, कभी नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है मम्मी ने नहीं निकाले हो पापा की जेब से पैसे, तो उस केस में पैसा अपने पास नहीं होगा। बात करी जाए डिससैटिस्फैक्शन अमंग शेयर होल्डर, अब मान लो ये जो 20,000 था पिछली वाली कैलकुलेशन में, ये जो 2 लाख था, सॉरी 20,000 कह रहा हूं, 2 लाख, अगर डिविडेंड शेयर होल्डर्स कहते हैं कि भाई हमें नहीं करना रिटेन अर्निंग, तुम ये सारा हमें डिविडेंड दो, ठीक है, तो अगर हम जान के, ठीक है, यहां पे हम कह देंगे भाई तुमको 1 लाख रुपया ही देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर वालों को 1 लाख रुपया ही क्या करेंगे, एज अ डिविडेंड देंगे, बाकी 3 लाख रिटेन अर्निंग बनाएंगे, बंदे भड़क नहीं जाएंगे, कहेंगे साला पैसा मेरा, सब कुछ मेरा, तुम कैसे डिसीजन ले रहे हो। तो इस चीज को क्या बोला जाता है भाई, डिससेटिस्फैक्शन अमंग शेयर होल्डर्स, ठीक है। एंड इसके बाद कुछ और भी सोर्सेज होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए एक पब्लिक डिपॉजिट होता है कि सरकार, ठीक है, पब्लिक जो है, जो कंपनी है वो पब्लिक से कहती है कि भाई हमारे यहाँ पे क्या कर दो, आप पैसा डिपॉजिट कर दो, उसको पब्लिक डिपॉजिट बोला जाता है। तो ये क्या कहता है, द पब्लिक डिपॉजिट दैट आर राइज बाय द कंपनी डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक आर नोन एज पब्लिक डिपॉजिट। The rate of interest offered to public deposit are higher than rate of interest on bank deposit। जैसे बैंक में पैसा अगर आप डिपॉजिट करते हो, सेविंग अकाउंट है, तो भाई साहब 3 से 4% का रिटर्न आएगा। ये कहते हैं कंपनी वाले कि भाई साहब हम तुम्हें 8% का रिटर्न देंगे, हमें पैसा दो, ठीक है, तो इस चीज को क्या बोला जाता है, पब्लिक डिपॉजिट। बट इसकी एक कहानी है, दिस इज रेगुलेटेड बाय द आरबीआई एंड कैन नॉट एक्सीड 25% ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिजर्व। जितना भी मेरे पास शेयर कैपिटल एंड रिजर्व है उसका 25%, मतलब 100 रुपए का मेरा रिजर्व एंड शेयर कैपिटल है, तो मैं 25 रुपए ही मैक्सिमम क्या कर सकता हूं, पब्लिक डिपॉजिट ले सकता हूं, सारा पैसा पब्लिक डिपॉजिट नहीं ले सकता। अब इसके कुछ फायदे हैं, क्या है भाई फायदा, नो चार्ज ऑन एसेट, मुझे इसको सिक्योर, इसको रखने के लिए, क्या करने के लिए, पब्लिक डिपॉजिट लेने के लिए कोई भी अपनी एसेट रखने की जरूरत नहीं होती। दूसरा टैक्स सेविंग, क्यों, क्योंकि इसमें ब्याज मैं पहले पे करता हूं, तो वो क्या होता है, टैक्स से पहले ही चार्ज हो जाता है, तो इसलिए मुझे टैक्स सेविंग मिल जाती है। सिंपल प्रोसीजर है, ज्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तीसरा क्या है, कंट्रोल, भाई साहब कंट्रोल पूरा अपने हाथ में रहता है, पब्लिक के पास कोई भी कंट्रोल नहीं जाता, ठीक है। दिक्कत क्या है, ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, कुछ टाइम के लिए होता है, बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं कर सकते। लिमिटेड फंड, 25% ही मैक्सिमम क्या कर सकते हो, पैसा इकट्ठा कर सकते हो। प्लस ये न्यू कंपनीज के लिए सुटेबल नहीं है, ये उन्हीं के लिए सुटेबल है जो बहुत क्रेडिट वर्दीनेस कंपनी है, बहुत रेपुटेटेड कंपनी है, टाटा वाटा हो गए, ठीक है, उनके लिए सुटेबल है। नई कंपनी में कोई पैसा थोड़ी लगाएगा, ठीक है, तो ये नई कंपनी के लिए सुटेबल नहीं होती। चलो देन उसके बाद आता है कमर्शियल बैंक, हमारे आजू बाजू वाले बैंक, एचडीएफसी, ठीक है, पीएनबी, वीएनबी, तुम लोगों को तो पता ही है मेरा फेवरेट बैंक एक ही है, पीएनबी। चलो तो अब इसके भी कुछ फायदे हैं, क्या फायदे हैं भाई, सबसे पहला टाइमली फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है, अगर मुझे कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, कुछ समझना है, तो वो भी क्या कर देते हैं, ये हेल्प कर देते हैं। दूसरा सीक्रेसी बनी रहती है, ठीक है, किसी को पता नहीं लगता। वैसे तो मुझे इशू करना, जब भी मैं डिवेंचर इशू कर रहा हूं, पब्लिक डिपॉजिट ले रहा हूं, तो मुझे सबको बताना पड़ता है कि भाई मैं ये ले रहा हूं। यहाँ पे बैंक लोन में मुझे वो सबको बताने की जरूरत नहीं होती, मैं सीधा मैं गया और बैंक, हम ही दोनों के बीच में बात रह जाती है। तीसरा इजी सोर्स ऑफ फाइनेंस है, इजीली पैसा मिल जाता है। दिक्कत क्या है, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए सिर्फ क्या होता है, होम लोन होता है, और कोई लोन नहीं होता। और तीसरा चार्ज ऑन एसेट, जब भी मैं लोन लेने जाता हूं वो कोई एसेट मेरी रखवाएंगे, तो इसको क्या बोला जाता है, चार्ज ऑन एसेट। चलो अब बात करी जाए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, लाइक डेवलपमेंट बैंक्स हो गए, एलआईसी हो गया, ये सारा अपने, इनके पास जो भी पैसा आता है ना, ये पैसा क्या करते हैं, छोटी छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं और उनसे रिटर्न लेते हैं। तो अब इनकी कहानी क्या है, इनके मेरिट क्या है, चलो मैं एक बार वैसे बता देता हूं। द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैव एस्टेब्लिश्ड मेनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू प्रोवाइड फाइनेंस टू कंपनीज, दे आर कॉल्ड डेवलपमेंट बैंक्स। इनको क्या बोला जाता है, डेवलपमेंट बैंक्स, ठीक है। दीज आर आईएफसीआई, ठीक है, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, ठीक है, एलआईसी, यूटीआई, ठीक है, ये सारे क्या हैं, छोटे छोटे बैंक्स हैं। आईसीआईसीआई बैंक का नाम सुना होगा, ठीक है, आईडीबीआई का नाम सुना होगा। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इनका काम ही यही है, ठीक है, लोगों को पैसा देना, ठीक है। अब इनके कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। फायदा क्या है भाई साहब, लॉन्ग टर्म फाइनेंस दे देते हैं, कमर्शियल बैंक नहीं देते लेकिन ये दे देते हैं। दूसरा मैनेजरियल एडवाइस, इनसे जाके मैं पूछ भी सकता हूं कि सर ये चीज सही नहीं हो रही है, कैसे इसको सही करा जाए, तो ये भाई इसी फील्ड में बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, तो ये मैनेजरियल एडवाइस भी दे देते हैं। प्लस
इजी इंस्टॉलमेंट, ये कह देते हैं ये पैसा तुम्हें एक साथ नहीं देना, इंस्टॉलमेंट में करके देना है। और तीसरा क्या है, इजी अवेलेबिलिटी, इजीली ये क्या हो जाता है, पैसा मुझे मिल जाता है। बात करी जाए उसकी लिमिटेशन की, तो मोर टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। इसमें जो लोन मिलता है ना, तो उसके बहुत सारे क्राइटेरियाज बने होते हैं कि भाई आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो लॉट्स ऑफ पेपर वर्क होता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्लेस रिस्ट्रिक्शन ऑन द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे क्या रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं? कहते हैं कि भाई जब तक मेरी पेमेंट नहीं होगी तब तक आपने अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दोगे, ऐसे करके बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। यहां तो मैंने एक ही रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात करी है, बट ऐसी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस क्या कर देते हैं, ये कंपनी के ऊपर लगा देते हैं। चलो अब बात करी जाए फैक्टर्स इफेक्टिंग चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड, ठीक है। जब भी मैं उधार लेने जाता हूं, लोन लेने जाता हूं, या क्या कहते हैं इक्विटी लेने जाता हूं, ठीक है, बाहर से पैसा लेने जाता हूं, तो कुछ फैक्टर्स अपने दिमाग में रखने चाहिए हमें, ठीक है। और ये फैक्टर्स रियल लाइफ से रिलेटेड है, इमेजिनरी फैक्टर्स नहीं है, रियल लाइफ से रिलेटेड है। चलो तो समझते हैं। सबसे पहला फैक्टर है कॉस्ट ऑफ राइजिंग फंड। ध्यान से देखना, दो चीजों के ऊपर भागना है, ठीक है। जो फंड्स हैं मुझे दो जगहों से मिलने हैं भाई। कौन कौन से दो जगहों से मिलने हैं भाई? एक तो डेट और दूसरा इक्विटी, ठीक है। जो भी फंड्स मेरे पास आने हैं वो दो जगहों से आने हैं, डेट और इक्विटी। अब ध्यान से सुनना, मैंने ऑब्जर्व किया कि भाई साहब डेट ना बहुत महंगा पड़ रहा है, ठीक है, इसकी कॉस्ट क्या है, बहुत ज्यादा है। तो मैं डेट ना लेके उस केस में क्या कर दूंगा भाई साहब, इक्विटी की तरफ मूव कर जाऊंगा। सिंपल सी कहानी है। इसे क्या बोला जाता है? कॉस्ट ऑफ राइजिंग फंड। अच्छा, इसका ब्याज क्या है? कम हो गया है, ठीक है। डेट क्या हो गया? सस्ता पड़ रहा है मुझे। ब्याज कम होना मतलब डेट क्या हो रहा है? सस्ता पड़ रहा है। तो उस केस में मैं किसकी तरफ भागूंगा भाई साहब? ठीक है, उस केस में मैं इक्विटी की तरफ ना भाग के किधर की साइड भागूंगा भाई? डेट की साइड। क्यों? क्योंकि सस्ता पड़ रहा है। इक्विटी पे क्यों जाऊं? महंगा खर्चा, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो यही आ जाता है, कॉस्ट ऑफ राइजिंग फंड। जो सस्ता पड़े उसकी तरफ क्या कर जाओ? मूव कर जाओ। आम इंसान यही करता है। दूसरी चीज पेमेंट ऑब्लिगेशन। अब जैसे एग्जांपल के लिए मेरी औकात अच्छी है, ठीक है, समय से पैसा आ रहा है, बढ़िया पैसा आ रहा है, तो मैं ब्याज की पेमेंट इजीली कर सकता हूं, ठीक है, ब्याज की पेमेंट इजीली कर सकता हूं और मुझे ब्याज से कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं उस केस में डेप्ट की तरफ चला जाऊंगा। लेकिन इसी का उल्टा, ठीक है, मेरे को टेंशन रहती है, जैसे मेरे जैसा पर्सनली मुझे लोन वोन बहुत ज्यादा खटकता है भाई। मुझे सुख चैन का जीवन चाहिए। 4 रुपए कम चलेंगे, ठीक है, 4 अच्छी चीजें कम चलेंगी, लेकिन मुझे सुख चैन का जीवन चाहिए। तो मेरे को पेमेंट एप्लीकेशन से बड़ा डर लगता है। हर महीने मुझे ब्याज की पेमेंट करनी है, ईएमआईज पे करनी है, ये सबसे मैं बहुत डरता हूं। तो अगर मैं ऐसा इंसान हूं कि जो इजीली पेमेंट एप्लीकेशन से डरता नहीं है, तो मैं डेप्ट की तरफ चला जाऊंगा। लेकिन अगर मैं डरता हूं तो इनकी तरफ ना जाके मैं इक्विटी की तरफ जाऊंगा। दूसरा है डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। अगर मुझे अपने बिजनेस का कंट्रोल किसी को देना है, ठीक है, किसी को कंट्रोल देना है, तो मैं इक्विटी शेयर की तरफ चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर जब उसे मिलेंगे तो उस केस में क्या होगा, वो भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चुनाव लड़ सकता है। तो उस केस में मेरी कंट्रोल क्या हो जाएगी? डाइल्यूट हो जाएगी। लेकिन अगर मुझे कंट्रोल पूरा अपने हाथ में रखना है, किसी और के हाथ में नहीं देना है कंट्रोल, तो उस केस में मैं किसकी तरफ चला जाऊंगा? डेप्ट की तरफ चला जाऊंगा। सिंपल सी कहानी है। देन उसके बाद आता है इंपैक्ट ऑन क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ इश्यूअर। अब मैं बार बारी क्या कर रहा हूं? उधार लिए जा रहा हूं। एक उधार को पे करने के लिए दूसरा उधार, दूसरे उधार को पे करने के लिए तीसरा उधार। तो उस केस में मेरी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत खराब हो जाएगी। तो इस केस में मुझे ना चाहते हुए भी किधर जाना पड़ेगा भाई? इक्विटी की तरफ। और अगर मुझे मेरी क्रेडिट वर्दीनेस सही है, ठीक है, मैंने लोन वोन नहीं लिया, तो उस केस में मैं लोन की तरफ जा सकता हूं। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं जब भी हम क्या करते हैं? बाहर से उधार लेने जाते हैं। सिंपल सी कहानी है। अच्छा, कुछ और चीजें हैं जैसे टैक्स बेनिफिट। अगर मुझे टैक्स बचाना है तो भाई साहब मैं उधार की तरफ जाऊंगा ही जाऊंगा। अभी मैंने कैलकुलेशन पूरी करके दिखाई, ठीक है, 4 लाख की जगह 3,80,000 रुपए पे करने पड़ रहे थे। और टैक्स नहीं बचाना है तो ठीक है, डेब्ट की इक्विटी की तरफ चले जाओ। दूसरा है ईज ऑफ ऑब्टेनिंग एंड रीपेमेंट, ठीक है। देखो, मिलना और रीपेमेंट इजी जो होती है वो डेब्ट की होती है। उधार मिल भी इजीली जाता है और रीपेमेंट भी इजीली हो जाती है। लेकिन शेयर मिलता भी बहुत मुश्किल से है और उसको रीपेमेंट, ठीक है, उसको खत्म करना भी बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो रीपेमेंट और इनकी बात करी जाए, अगर इजी की देखी जाए तो इजी के केस में डेब्ट की तरफ जाऊंगा और थोड़ा कॉम्प्लेक्स की तरफ जाया जाए तो इक्विटी आ जाएगा। देन उसके बाद फाइनेंसिंग स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी इन ऑपरेशन। अगर देखो बिजनेस की ना फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, पैसा आ रहा है, इजीली रीपेमेंट कर सकता है, तो उस केस में डिविडेंड, ठीक है, आर प्रेफर, डिविडेंड को प्रेफर करा जाता है। बट अगर अनस्टेबल है कंपनी, तो उस केस में कंपनी क्या होगी? शेयर की तरफ जाएगी। मान लो मैंने रीपेमेंट नहीं करी, बंदा निपटा ही दे मेरे बिजनेस को, ठीक है, केस कर दे, ठीक है, तो उस केस में मेरी एसेट्स वैसेट्स बिक जाएंगी, बिजनेस बंद हो जाएगा, तो ये दिक्कत होती है। देन उसके बाद आता है फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड लीगल स्टेटस, ठीक है, ध्यान से देखना। अब जैसे एग्जांपल के लिए मेरी जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है वो 1 लाख रुपए है। मान लेते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल मेरी कितनी है? 1 लाख रुपए है।
और ये सारी की सारी मैंने क्या कर दी, इशू कर दी है। ये मेरी मैक्सिमम कैपिटल होती है, हमने फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में ही पढ़ा था कि ये मेरी मैक्सिमम कैपिटल है, इससे ज्यादा मैं कैपिटल इशू नहीं कर सकता। तो अब मुझे ना चाहते हुए भी किधर जाना पड़ेगा भाई साहब, डेप्ट की तरफ। तो इसी चीज को क्या बोला जाता है, लीगल स्टेटस। देन उसके बाद आता है पर्पस एंड टाइम पीरियड। अब जैसे देखो एग्जांपल के लिए, मुझे शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, तो लोन वोन सही है, शॉर्ट टर्म के लिए मैं इक्विटी थोड़ी इशू करूंगा। लेकिन अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, तो उस केस में इक्विटी क्या हो जाता है, मेरे लिए सुटेबल हो जाता है। तो ये कुछ क्या थे, फैक्टर्स थे, सारे फैक्टर्स हमने लगभग कवर कर लिए हैं। देन उसके बाद आता है इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। ठीक है, अब इंटरनेशनल फाइनेंसिंग में कई लोग और आते हैं, जैसे कमर्शियल बैंक हो गया, इंटरनेशनल एजेंसीज एंड डेवलपमेंट बैंक हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनसे भी लोग लोन लेते हैं। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, ग्लोबली, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जाके अभी हम क्या कर सकते हैं, पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। अच्छा, इन तीनों के बारे में एक बार मैं समझा देता हूं, GDR, ADR और क्या कहते हैं, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। ठीक है, इनके बारे में भी हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, IDR भी मैं इनको थोड़ा सा वैसे समझा देता हूं। अब तो इनकी वेटेज थोड़ी सी कम हो गई है, और ये लास्ट टॉपिक है, मैं ये भी बता दूं, ध्यान से सुनना। दो लोग हैं, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, एक कंपनी है, ठीक है, मैं अपनी ही कंपनी ले लेता हूं, भोले चटूरे, तुम्हें पता ही है, भोले चटूरे। ठीक है, अब भोले चटूरे इंडिया में ऑपरेट करती है, और मैंने इंडिया से बहुत पैसा उठा लिया। ठीक है, इंडिया की शेयर मार्केट से बहुत पैसा उठा लिया, लेकिन मुझे और पैसों की जरूरत है। तो मैंने कहा अब पैसा उठाया जाए भाई साहब अमेरिकन शेयर मार्केट से। कहां से, अमेरिकन शेयर मार्केट से, शेयर बाजार से पैसा उठाया जाए। तो इसके लिए मैंने क्या करा, मैंने कहा कि भाई अब सीधा मैं ना यहां पे अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में जाके सीधा अपना शेयर लिस्ट नहीं कर सकता कि वहां के लोग सीधे खरीद लें, ऐसा रूल नहीं है। तो इसके लिए एक सिस्टम चलता है ADR। ADR क्या होता है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जिसे हम डिस्कस करेंगे। अब यहां पे ना किसी एक बैंक की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है, एक नहीं दो बैंकों की इन्वॉल्वमेंट होती है, एक बैंक अमेरिका का होगा और एक बैंक इंडिया का होगा। मान लो एग्जांपल के लिए मैं एक बैंक का नाम ले रहा हूं, ठीक है, जिसका नाम है JP मॉर्गन। ठीक है, JP मॉर्गन एक ऐसा बैंक है जिसकी ब्रांच इंडिया में भी है और जिसकी ब्रांच अमेरिका में भी है। ठीक है, JP मॉर्गन दोनों जगहों पे ऑपरेट करता है। अब मैंने इसलिए अच्छा बैंक लिया है क्योंकि दोनों सेम ब्रांचेस रहेंगी, तो इनको कम्युनिकेट करना में इजी होगा। बट आप इसकी जगह ऐसा भी ले सकते हो कि यहां पे PNB ले लो और यहां पे अमेरिकन एक्सप्रेस ले लो, ऐसा भी होता है, इनके बीच में भी टाई अप चलता है। तो आप ध्यान से सुनना, भोले चटूरे जो है वो क्या करेगा, सबसे पहले अपने कुछ शेयर, जैसे एग्जांपल के लिए 100 शेयर्स क्या कर देगा, JP मॉर्गन को पकड़ा देगा, कहेगा भाई साहब 100 शेयर्स मेरे लो और जाके अमेरिका में इनको क्या कर दो, इशू कर दो। तो अब JP मॉर्गन इन शेयर्स को क्या देगा, ठीक है, अपने पेरेंटल कंपनी को, जो अमेरिका में कंपनी है, उसको क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा, मैसेज भेजेगा कि भाई साहब JP मॉर्गन क्या कहते हैं, भोले चटूरे के 100 शेयर्स मेरे पास आ चुके हैं। अब आप क्या कर सकते हो, डिपॉजिटरी रिसिप्ट यहां पे इशू कर सकते हो। अब JP मॉर्गन को सिग्नल आएगा तो JP मॉर्गन यहां की मार्केट में जाके डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या करेगा, इशू करेगा, जिसको DR बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, अब वहां के लोग क्या करेंगे, वहां के लोग उन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को खरीदेंगे धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, और जो भी पैसा है वो किसके अकाउंट में आ जाएगा, JP मॉर्गन के अकाउंट में आ जाएगा। सिंपल सी कहानी है, JP मॉर्गन के अकाउंट में पैसा आ गया, JP मॉर्गन अपना कमीशन छाटेगा। ठीक है, अपना कमीशन छाट के क्या करेगा, अपने इस वाले भाई को, इंडिया वाले भाई को क्या कर देगा, वो पैसे प्रोवाइड कर देगा। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए 1000 रुपए मिले थे, तो 1000 रुपए में से 10 रुपए JP मॉर्गन ने अपना कमीशन रखा और 900 रुपए क्या हो गए, इधर ट्रांसफर, 990 रुपए ट्रांसफर हो गए। इसने भी 10 रुपए अपने कमीशन रखा और बचा हुआ पैसा जो 980 था वो हमारे पास आ गया भोले चटूरे के पास। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है बच्चे, ADR बोला जाता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब यहां पे हमारे लोगों ने अपने शेयर्स कहां इशू किए भाई साहब, अमेरिका में। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है अमेरिका के लोग इंडिया में अपने शेयर्स इशू करें, तो इस केस को बोला जाता है IDR, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कहीं पे भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसे बोला जाता है GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो ये अलग अलग टाइप की रिसिप्ट क्या होती रहती हैं, पूरे वर्ल्ड में चलती रहती हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेशंस में। अच्छा, अब ये कहानी होगी, आपके दिमाग में आएगा कि 100 शेयर्स इशू किए थे तो मतलब 100 ही GDR होंगे। नहीं भाई, ये कंपलसरी नहीं है। अभी मान लो हम कन्वर्ट कर दें कि हम कह दें कि भाई एक जो GDR है, सॉरी एक जो ADR है, ADR है, उसकी वैल्यू हम 100 शेयर्स के बराबर रखेंगे। 100 नहीं, 10 शेयर्स के बराबर कर लेते हैं। कितना हो गया, 10 शेयर्स के बराबर कर लेते हैं। तो मतलब यहां पे JP मॉर्गन को मैक्सिमम 10 क्या कहते हैं ADR इशू करने पड़े होंगे। अच्छा, एक ADR एक शेयर के भी बराबर हो सकता है, ये कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये डिपेंड करता है बैंक पे या कंपनी पे कि कंपनी कितने के बराबर उसकी वैल्यू रखना चाहती है। तो यही हमारे क्या थे, कुछ टूल्स थे
GDR, ADR और IDR थे। एंड आई होप मुझे लग रहा होगा कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। प्लीज इन टॉपिक पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 12th में सबसे ज्यादा यूज होने वाला टॉपिक है। जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और फाइनेंशियल मार्केट है वो तो पूरा इन्हीं पे ही बेस्ड है, ठीक है। डेप्ट और इक्विटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज उस पर फोकस कर लीजिएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई साहब आप लाइक कर सकते हो, कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हो। एंड बाय बाय, बस आज के लिए इतना बहुत है।